डेफिसिट उससे कम हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत टाइम पे विजिट हो रही है, और इसको जो है जाके जो है वो अच्छे से खत्म करेंगे। और रही बात इमिग्रेशन की, देखिए इमिग्रेशन में जैसे कहा 7,25,000 हमारे लोग जरूर हैं, जो 18,000 अभी आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें से इन्होंने पहली बार तो भेज दिया चलो अपने एयरप्लेन में, इनको भी जो है 4-5 हज़ार डॉलर खर्च करने पड़े, 4-5 लाख रुपए हर एक के ऊपर में। तो ये तो पहला इनिशियल सब कंट्रीज को इसलिए भेजा था है कि मैसेज देना चाहते थे कि भाई आप आगे से ना आए। वो क्यों खर्च करेंगे यहाँ? इंडिया के जो वहाँ की बाकी इमिग्रेंट हैं वो नॉर्मल फ्लाइट से आ जाएंगे, जब नॉर्मल फ्लाइट से आ जाएंगे सम्मान पूर्वक, तो उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। और रही बात इसकी कि क्यों जाते हैं वहां पर लोग, वो इसलिए जाते हैं कि जो ज्यादा एम्बिशियस है वही जाएंगे। गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के ज्यादा एम्बिशियस है इसलिए जा रहे हैं, बाकी लोग अपना यहीं पर शांत है इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जाने ना जाने की, लेकिन हाँ ये गलत तरीका है कि वो जो है इस तरीके से जाया जाए। जो वहां पे हमारे इतने टैलेंट हैं जाते हैं, जो पूरा वहाँ की कंट्री की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और आईटी टेक्नोलॉजी को, आईटी सेक्टर को सारा संभाला हुआ है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो मेन मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये विजिट बहुत ही अच्छी रहेगी। आप ये देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, दोनों ही नेशनल हैं, दोनों के लिए चाइना एक एडवर्सरी है। जो जिहादी मानसिकता है, इस्लामिक जिहादी, उसके भी दोनों हैं। जो जो लिबरलाइजेशन और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो दोनों ही उस चीज को नहीं पसंद करते हैं, तो उन दोनों के बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो ये बात करने का जो है, और फिर जो देखिए क्वाड की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो क्वाड की मीटिंग हुई थी वो भी पहली बार हुई, इसमें इंडिया को वरीयता दी गई है। और अब क्वाड का जो समिट यहाँ पे होने जा रही है, अब जो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ की, और जो उनके पीठ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, और 10 साल का करार हो चुका है कि भाई हम जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए इंडिया के साथ में जो है अमेरिका एंगेज करना चाहता है। और एक चैथम हाउस में ये कहा गया है, एक आर्टिकल में, चैथम हाउस जो बहुत बड़ी संस्था है यूके के अंदर में, कि जो अभी एडवाइजर या जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉक्स हैं चाइना के लिए, वही डॉज प्रूव हो रहे हैं। मतलब उनकी सॉफ्ट दृष्टि है हिंदुस्तान के लिए। चाहे आप उसमें उनको ले लीजिए, गबार्ड को ले लीजिए, या पीट्स को मार्को ले रूबियो। लीजिए, या रूबियो को ले लीजिए, या माइकल को ले लीजिए, वो सारे सारे के सारे जो हैं उनको इंडिया को समझते हैं एक अच्छा कंट्री है। तो हमें बहुत अच्छा हमारा ये रहेगा, ये जो मीटिंग है बहुत ही फ्रूटफुल होगी। इससे पहले कि कोई जी। बातें बढ़ती आ गए, ये मीटिंग जल्दी होगी तो उसका भी बहुत फायदा है कि जो वो सारे मामले आयरन आउट करके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और एक अच्छे बेहतर रिलेशन रहेंगे। और दोनों ही बाई पार्टीसान है ये, चाहे आप डेमोक्रेट को लीजिए या रिपब्लिकन को लीजिए, दोनों मतलब इंडिया के साथ में वो एंगेज करके रखना चाहते हैं। और इंडिया जो है उनके लिए कोई ठीक। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है जैसे चाइना है। तो इसलिए ये सब बातें देखते हुए जो है ये मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा आउटकम। चलिए, जी, मनन द्विवेदी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनन सर, आपको क्या लगता है? आपके लिए भी वही सवाल है मेरा, और आपके जवाबों के जरिए मुझे भी कई चीजें क्लियर हो रही हैं। पॉइंटर्स पर हम आगे भी आ सकते हैं, लेकिन ये विजिट आप कैसे डिफाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर की? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी देख रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी जी की स्पीच देख रहा था, जहां पर ट्रंप मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे बैठे हुए। तो वहां पर पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी और एक ऑप्टिमिज्म और एक तरीके की रोजी एटमॉस्फेयर फैला हुआ था। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिफाइनिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी है, और उन्होंने वहां के ऑडियंस को दो पंक्तियां उस कविता की सुनाई पढ़कर। तो उन्होंने बोला कि भले ही कितना ही हो मुश्किलों का अंबार, पर मेरा उत्साह रहेगा ऊंचा, पिज़्ज़ा की मीनार तक रहेगा, इतना ऊंचा कि जैसे हो पिज़्ज़ा की मीनार। तो ऐसी कुछ उन्होंने बात वहां पर कही। तो मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है। और ये जो नैरेटिव है पुराना की, मुझे ऐसा लगता है कि पुराना नैरेटिव है कि ट्रंप 1.0 में बड़े अनप्रिडिक्टेबल थे, या कुछ वर्ड्स मेरे भी 4-5 पुस्तकें हैं ट्रंप के ऊपर, विम्सिकल हैं, इडियोसिंक्रेटिक हैं, और कुछ भी बोलते हैं। पर मुझे लगता है ये मुश्किल काम तो है, पर एक तरीके से हे के अंदर से, हे स्टैक में से जो सर्च करके अच्छी बातें निकालने का जो काम है वो भारत को करना है, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। और सारी करीब बहुत बातें कही जा चुकी हैं। मैं यहां पर एक कहूंगा कि कन्वर्जेंस के पॉइंट्स भारत और अमेरिका में, ट्रंप और मोदी जी में बहुत सारे हैं।
पहली बात है जो कही जा चुकी है, कई बार मैं भी कह चुका हूं, कि पर्सनल केमिस्ट्री और जो पर्सनल कामरादरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वो बहुत अच्छी है, और वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि भारत अमेरिका रिलेशंस को महत्वपूर्ण बनाती है। और चाइना का जो थ्रेट है वो भारत और अमेरिका के लिए कॉमन है। जिहादी डीप स्टेट का जो थ्रेट है, जो डेंजर है, वो भी हमारे दोनों राष्ट्रों के लिए हानिकारक है। और उसके अलावा ये बात कई बार मोदी जी भी कह चुके हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में और अपने विभिन्न स्पीचेस में, और ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि जो डीप स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव तंत्र है, क्योंकि ट्रंप ने बोला है अपनी कैंपेन ट्रेल में कि अगर अमेरिका में स्टेट्स को मिला लिया जाए तो करीब 20,000 स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से 10,000 स्टेट डिपार्टमेंट्स पूरी तरीके से व्हाइट हाउस की या कैपिटल हिल की बात नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि छुपा हुआ तंत्र जो है, जो रशिया के साथ मिला हुआ है, जो ईरान के साथ मिला हुआ है और मिडिल ईस्ट के ऑयल मनी के साथ मिला हुआ है, ये इसके अगेंस्ट मनन सर, नई मोदी जी तस्वीरें भी सामने आ गई फाइट हैं। करेंगे। विवेक और मैं रामास्वामी भी इस वक्त पहुंच गए हैं। विवेक रामास्वामी का यहाँ पर पहुंचना और ट्रंप की टीम का हिस्सा होना, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। विवेक रामास्वामी को भी वही जिम्मेदारी जिसको एलन मस्क देख रहे हैं, सरकारी दक्षता विभाग की। विवेक रामास्वामी क्या करेंगे, कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगे, लेकिन ट्रंप की टीम के एक खास सदस्य हैं, भारतवंशी हैं। और विवेक रामास्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात दो देशों के प्रधानमंत्री और विवेक रामास्वामी के बीच की मुलाकात नहीं है। अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो वहाँ पर ज़रूर एक्सपर्ट कह रहे होंगे कि दो भारतीय मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर इसी नज़रिए से देखते हैं और इसी नज़रिए से डिस्कस करते हैं। चीन भी शायद इन चीज़ों को इसी तरीके से ले रहा होगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज़रूरी पदों पर बैठे हुए अगर भारतवंशी हैं और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं तो ये बदले दौर को बताता है, और इसको लेकर भारत को आशान्वित रहने की ज़रूरत है। हालांकि जो भी अमेरिकी नागरिक है वो अमेरिका फर्स्ट पर ही चलता है और ट्रंप भी उसी नीति पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन माइकल वॉल्ट्स के साथ तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं हिमांशु जी एक बार फिर आपका ही रुख करना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं ये कहने वाले जैद ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। उनके फैसले क्या आने वाले हैं सामने, इस बारे में प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन जो जेस्चर्स हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं इस वक्त दिख रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन खास लोगों की तरफ से, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत की उन मुरादों को पूरा करने जा रहा है जो पिछले जो बाइडेन के प्रशासन में एक बड़ी मुश्किल की तरह बनकर आई थी? डीप स्टेट ने भारत के लेफ्ट साइड में बैठे हुए बांग्लादेश में जो कुछ किया, और अभी मणिपुर में जो भारत सर्जिकल कोशिश कर रहा है, जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए कहीं बहुत अमेरिकी डीप स्टेट जिम्मेदार था, क्या भारत को ऐसी खुशखबरियां मिल सकती हैं इन मुलाकातों के बाद? Let me tell you something very very straight. ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ये भारत के अंदर इंटरनल इंटरफियरेंस जो पिछले 5 सालों में होता रहा वो बंद होता हुआ दिखेगा, और उसके बदौलत बहुत कुछ काम हो जाएगा। अभी भाई साहब जो बता रहे थे ना कि हमारे लोगों को, इमिग्रेंट्स को बांध के ले आया गया, ये दो एम्बेसडर साहब तो बैठे हुए यहाँ पर, वो डिप्लोमेट है, वो नहीं बोलेंगे। मैं तो कहूंगा पिछले कितने सालों से हर साल इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट करके यूएसए भारत भेजता है। बहुत सालों से ये काम हो रहा है। इस साल ही क्यों इसको बड़ा बनाया जा रहा है? देखिए उसमें ऑप्टिक्स भी है। एक तरफ आप समझिए कि ट्रंप इज अ टफ नेगोशिएटर। उनको पता है मोदी जी यूएस जाने वाले हैं, तो उनको पता है कि भारत में अपोजिशन धमाल करेगा इनके नाम पे, तो ऑप्टिक्स के लिए यूएस विमान में बंधक बना के इनको भेज दिया। और वह विमान कहां उतारा? नई दिल्ली में नहीं भैया, गुजरात से बहुत ज्यादा थे ना, अहमदाबाद में नहीं, अमृतसर में। क्यों? खालिस्तानी टेररिस्ट।
और जब 20,000 लोग डिटेंशन कैंप में थे तब भारत के विदेश प्रधान यूएस के अंदर थे और डॉक्टर जयशंकर ने बोला था वी विल टेक बैक दिस इलीगल इमिग्रेंट्स। भारत ने यह बात बोली थी। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ये आज का नहीं हो रहा है भैया। इलीगल इमिग्रेंट्स आर ऑलवेज डिपोर्टेड बैक। और जब आपको कोई डिपोर्ट करेगा ना कंट्री, तो आपको बिजनेस क्लास में बिठा के शैंपेन पिलाते हुए डिपोर्ट नहीं करेगा कि भैया ये लो शैंपेन का ग्लास, आप अपने देश चले जाओ। ऐसे कोई नहीं करेगा। ये हुई बात इलीगल्स की। जहां तक चाबार पोर्ट का सवाल है ईरान का, देखिए ट्रंप के साथ निगोशिएशंस होने जा रही है और डिप्लोमेसी में और बिजनेस में, ट्रांजैक्शनल बिजनेस में, एक दुनिया का सुपर पावर है और दूसरा दुनिया की उभरती हुई शक्ति। तो दोनों के बीच में जब नेगोशिएशंस होते हैं तब कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है। जब चाबार पोर्ट को यह पता है ईरान के ऊपर सैंक्शंस डाले थे यूएस ने, ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, मगर चाबार पोर्ट को इससे बाहर रखा था। अभी क्यों रखा फिर से था? चाबार के ऊपर सैंक्शंस आ गए, उसकी वजह है। और इंडिया विल ऑल्सो हैव टू गिव समथिंग। अभी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ईरान को सीधा करने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए, अभी यूएस ने इजराइल को सीधा बोल दिया है कि आप ईरान की तरफ नहीं देखोगे, ईरान से मैं डील करूंगा। ट्रंप ने अपने 2 डिप्लोमेट्स को अपॉइंट किया हुआ ईरान के लिए। और कहीं ऐसा ही हो जाए कि ईरान में सत्ता पलट जो बांग्लादेश में हुआ, ऐसी कोई रिजीम चेंज हो जाए और ईरान के साथ में संधि हो जाए उस शर्त के ऊपर कि 90% ऑफ ईरान इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन देयर ऑयल विच दे सेल टू चाइना। वो चाइना को जो ऑयल बेचते हैं उसके ऊपर है। अगर बोल दे अमेरिका कि आप चाइना को ऑयल नहीं बेचोगे, तो ईरान जिएगा कैसे? किसी न किसी को तो ईरान का ऑयल लेना पड़ेगा। तो यहां भारत लेगा, क्योंकि भारत के लिए एनर्जी की जरूरियात बहुत ज्यादा है। आज देखिए आप तो 36% ऑयल मैं आता हूं ज़ैद आपके पास आऊंगा। अभी समय है क्योंकि अभी प्रदीप कपूर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप कपूर जी, एक सेइंग है डिप्लोमेसी को लेकर, मैं आपके सामने उसको रखता हूं। डिप्लोमेसी इज मोर देन सेइंग और डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, इट इज अवॉइडिंग सेइंग डूइंग द रॉन्ग थिंग्स एट एनी टाइम। भारत और अमेरिका क्या रॉन्ग किनारे करने की कोशिश करेंगे, क्या राइट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि स्टेप्स बहुत हैं, दायरा बहुत बड़ा है। ये ताज़ा इमिग्रेंट्स का जो अवैध लोग वहां पहुंचे थे, खैर बांग्लादेशियों को आज नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्हें ठीक वैसे ही थाने में बैठा कर रखा था जैसे भारत भेजे गए थे अवैध भारतीय। तो अवैध लोग अगर अवैध तरीके से जाएंगे और उस देश का कानून उन्हें उस तरीके से डील करता है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठ सकते। लेकिन प्रदीप कपूर जी, आपका रिएक्शन में इन चीजों पर? तो ऐसा है कि जो तो यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वोक फोर्सेस जो हैं उनका पल्ला बहुत भारी होते जा रहा था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे और ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में काफी ओवरलैप भी था। जैसे आप देखेंगे जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी जो फंड कर रहे थे, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी बहुत फंडिंग किया और हमारे सरकार के खिलाफ भी बहुत फंडिंग किया। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस थे, जैसे जिहादी इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, उनका भी काफी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा था। जो हमने यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट देखे सारे, और सारे कांग्रेस वगैरह में कुछ उनके सपोर्टर्स थे जिन्होंने काफी स्ट्रांग लैंग्वेज भी यूज किया जो अमेरिका के हित में नहीं था। और वहां से फिर जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, तो ये सारे इकट्ठे होकर काफी खतरा पेश हो रहा था दोनों देशों को। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे कि बहुत सारे उसमें जो एम्प्लॉइज थे वो भी काफी डीप स्टेट के साथ मिले हुए हैं और काफी वोक भी थे उनमें से। तो भारत के लिए भी वो फंडिंग भी करते थे ह्यूमन राइट स्टडीज पे भी।
अब ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स को स्टडी करें यूएसएड के थ्रू इंस्टेड ऑफ एनी एड मिशन, एड वर्क, प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क, तो क्रिएटिंग डिसरप्शन, वहां पर डिसरप्शन होता था इनकी ऑफिशियल फंडिंग के थ्रू। तो उन चीजों पे काफी जोर से लगाम लगाई जा रही है। तो उसमें क्या है कि जो भारत को भी इसमें फायदा होगा, जैसे मणिपुर में इंटरफेरेंस हो रहा था, म्यांमार में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, बांग्लादेश में तो सारी दुनिया ने देख लिया जो इंटरफेरेंस हुआ, और बांग्लादेश और म्यांमार और मणिपुर के हिस्सों को मिला के एक अलग से कंट्री कार्व आउट करने की भी यहाँ पर साजिश चल रही थी। वो सब चीजें अब सामने आएंगी। इन सब चीजों को अब बहुत कंट्रोल लगेगा, बहुत ज्यादा उनमें कंट्रोल आएगा, क्योंकि आप देखिए जो डीएनआई, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, वो भी तुलसी गबार्ड हैं, जो हिंदू लेडी हैं, यहाँ की हैं, अमेरिका की, बट हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हैं। जो काश पटेल हैं, जो उनके डायरेक्टर बने एफबीआई के, वो भी हिंदू हैं। तो ये सारे लोग अब इम्पोर्टेंट पोजीशंस में आने से इन चीजों पे, क्योंकि हम जो अमेरिका में देख रहे थे, स्कूल के बच्चों के ऊपर जो वोकिज्म का हो रहा था इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि हमको यकीन नहीं आ रहा था कि स्कूल के बच्चों को क्या कहा जा रहा था कि अगर आपको सेक्स चेंज भी करना है तो ये आपका हक है, आपको ना आपके पेरेंट्स को कंसल्ट करना है, ना आपको किसी से डिस्कस करना है, आप खाली हमें बता दीजिए और हम सारा अरेंजमेंट कर देंगे डॉक्टर के थ्रू। तो बच्चा जो नाबालग है, जिसकी उम्र बहुत कम है, जिसको पता भी नहीं कि सेक्स चेंज का मतलब क्या होता है, वो जाके कह दे, और फिर उसके बाद में जब सेक्स चेंज हो जाए तो उसके पेरेंट्स को पता चले। तो इलॉन मस्क के साथ भी यही हुआ। तो मस्क के लिए इतना ज्यादा वो गुस्से में है और इतना ज्यादा वो रिएक्ट कर रहे हैं वोकिज्म के लिए, क्योंकि वोकिज्म ने बहुत ज्यादा सोसाइटी को एजुकेशन के तौर पे, ये जो वुमेन ट्रांस पर्सन्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स में आ गए थे, तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जो, यानी वो लोग जो इन सब चीजों के पीछे हैं, वही भारत में भी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने के पीछे हैं। ये पूरा ग्रुप एक ही है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो ये बिल्कुल ग्रुप मींस सिमिलर थे, सिमिलर एफर्ट्स थे, जिहादी लोग थे। तो हर तरफ से जो ओवरलैप हो रहा था, तो अमेरिका को भी खतरा बढ़ते जा रहा था। तो अभी और एक चीज आपको समझा दूं, जब ये टिम वॉल्ट्स वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे कमला हैरिस के साथ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि मुस्लिम्स के साथ हम इक्वल पावर शेयरिंग करेंगे। अब ऐसा एग्रीमेंट साइन करना फॉर गेटिंग देयर वोट्स बिफोर द इलेक्शंस वाज अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मलसी। अब आप ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं इलेक्शंस के बाद में, तो फिर उनका तो एक्सपेक्टेशन होगा और उनका तो डिमांड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये वाकई बड़ी बात थी। खैर, जैद को भी मैं अब शामिल कर लेता हूं, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। जैद अनवर, अपना पॉइंट रखिए, आप उंगली उठा रहे थे। देखिए, दरअसल जो इन्होंने बात रखी है अभी तक, जो पैनल में बैठे हुए हैं, इन्होंने जो बात रखा, अमृतसर में फ्लाइट उतरा। अमृतसर भी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हमारा है, ठीक है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर आपको एक हकूक देता है और एक ताकत देता है संविधान कि आप ये सवाल रख सकते हैं। उस जमीन पे जो उतरा, वो जमीन सैयारा किसका था? सवाल ये है, वो अपना मिलिट्री को क्यों भेजे? अमेरिकन क्यों लैंड करेंगे हमारे लैंड पे? सवाल ये था। हमारे अवाम आए, हमको उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। अब आते हैं दूसरा सवाल, 7,25,000 लोग वहां बैठे हुए हैं, उनके सर के ऊपर तलवार रखा हुआ। इस तरह के सहन से बात करिए आप। उनका क्या स्टेटस है? क्या B1 B2 वीजा स्टेटस चेंज होके क्या ग्रीन कार्ड पे जाएगा? कितने ही बच्चे पैदा हो गए हैं। तो भैया ग्रीन कार्ड की बात छोड़ दो। हमारे यहाँ जितने बांग्लादेशी है, उनको जिस हिसाब से हम पकड़ के थाने ले जाके चुपचाप बॉर्डर पे जाते हैं, भेजते हैं, वैसे ही भारतीय जो अवैध रूप से गए हैं उनको हथकड़ी पहना के भारत भेज दिया। उसमें कोई गलती नहीं है। मैंने सुना, अगर आप बात सुनेंगे तो बात होगी, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है भैया, बड़ी सीधी सी बात है। इसको कम्युनल बनाने की कोशिश मत कीजिए। अमृतसर और ये मैंने सिग्निफिकेंटली कहा कि अमृतसर, वहां जो खालिस्तानी एलिमेंट यूएस के अंदर धमाल कर रहे हैं, उनको एक संदेशा था
कि आपकी बारी भी चलिए, आने आई होप वाली है। आई होप और इसलिए आई होप मैं इसमें बोलना इतने चाहता बड़े हूँ। आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं जय माफी के साथ, क्योंकि समय कम है, मैं लास्ट फाइनल कमेंट में जेके बंसल साहब से लूंगा। जेके बंसल साहब, कितना होपफुल रहना चाहिए हमको, क्योंकि खालिस्तानी एक्टिविस्ट वहां पर मौजूद हैं और वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। एक ऐसा नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रंट भारत खामोश कर चुका है और पंजाब में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा चुका है। वो सेक्टर पर अगर बिफोर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के पहले अगर स्टेटमेंट आता है, कितना बड़ा सिग्निफिकेंट है? ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगर स्टेटमेंट आता है, क्योंकि अभी तक तो ये चुप थे और उधर कनाडा भी खेल खेल रहा था, तो उससे मिला अब ये उनको मैसेज मिल जाएगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो ये दिया है, और हो सकता है जैसा कि अभी तुलसी गबार्ड उनसे मिली थी और उनको सब कुछ ये डिस्कस किया हो और वो कन्विंस होकर के और ये एक जो है एडवाइस करने के बाद में इस तरह की बातें हुई हैं। तो मैं तो इस विजिट से काफी होपफुल हूँ और बहुत सही टाइम पे ये पहले से हो रहा है। और देखिए और भी बहुत सारे मसले हैं इसमें, जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है जी, जो कि अमेरिका ने स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी बातें होंगी, और जो डिफेंस डील है उनके बारे में भी बातें होंगी। और तो मुझे लगता है कि बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसको काउंटर करने वाले आईमैक पर भी कुछ ना कुछ बात होनी तय है, क्योंकि इसके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकेगा। वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक भूचाल तो लाया जा सकता है। प्रदीप कपूर साहब आपका, जय धनवर आपका, हिमांशु भट्ट जी आपका और जेके बंसल सर आपका बहुत शुक्रिया। मनन द्विवेदी सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी राय रखी, समझाने की कोशिश की। मीटिंग बहुत जल्दी होगी, उसका आउटकम भी सामने आएगा। आप लोगों के साथ ही रीड बिटवीन द लाइंस हम भी